ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं था। यूएस चाहता है कि कलर रेवोल्यूशन हो, अरब स्प्रिंग जैसा कुछ हो। अमेरिका को अपना रोल समझ नहीं आ रहा है। I don't care if you think I'm Satan reincarnated. क्या रशिया के रिलेशन सिर्फ एक फैमिली के साथ थे? नमस्कार, जय श्री राम। जो आज का मुद्दा है, जो बांग्लादेश का इशू, तो सबसे पहले तो रशियंस ने इस पर प्रेडिक्शन दी थी, आई थिंक 10 मंथ्स पहले, कि यूएस चाहता है कि कलर रेवोल्यूशन हो, अरब स्प्रिंग जैसा कुछ हो। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड हमें इसलिए देखना है हिस्ट्री का, ये समझने के लिए कि क्या गलती हमने की। तो 1971 में हमने वॉर तो जीता, बांग्लादेश को अलग भी किया, लेकिन क्या हम पूरा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश में इंस्टॉल करवा पाए? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर आप वॉर जीते थे तो फिर आपने कश्मीर इशू सॉल्व क्यों नहीं किया? क्या रशिया के रिलेशन सिर्फ एक फैमिली के साथ थे जो डिफेंस डील से किकबैक्स लेके पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते थे? क्या ऐसा कुछ था अरेंजमेंट, या इंडिया और रशिया का कुछ रियल में अलाइनमेंट था? क्योंकि अगर कश्मीर का मैटर सॉल्व हो जाता 1971 में, तब तो फिर डिफेंस डील्स जो यूएसएसआर को मिलनी थी वो कम ही मिल पाती थी। तो आपने कश्मीर सॉल्व नहीं किया जीतने के बावजूद। दूसरा, बांग्लादेश में आपने क्या किया? आपने उसको बिना सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टॉल किए लिबरेट करा दिया। लिबरेट तो करा दिया, वहां से जो हिंदूज भाग के आए थे भारत में, उनको आपने रिहेबिलिटेट किया भी, ये गवर्नमेंट आने के बाद सीए और ये सब बेनिफिट दे के। लेकिन आप ये बताएं कि अगर एक पॉपुलेशन का साइज किसी देश में से आपकी कंट्री में आता है, तो साथ में ज्योग्राफी भी उठा के लेके आए ना, तब जाके तो न्याय होगा। और जब सीए का विरोध हुआ, तब बताया गया कि लिस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं दिया गया रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये बताएं कि अगर मुस्लिम्स ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में से भारत में ही आना है, तो फिर पार्टीशन किस बात का था? राइट। तो जब योगी जी ने अभी रिसेंट में स्टेटमेंट दिया है कि हिस्ट्री का मिस्टेक वापस नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश इशू पे वो बात कर रहे थे, इस पर हमने ट्वीट भी किया है कि अब अगर हम वापस एक चंक ऑफ पॉपुलेशन को भारत में लेने वाले, तो साथ में हमको बराबरी का, उसके प्रपोर्शन का ज्योग्राफी भी चाहिए। ऐसा नहीं ज्योग्राफी आप छोड़ के वहां आ रहे हो और यहाँ पे टैक्स पेयर्स पे बर्डन हो रहा है, ये नहीं होगा। ठीक। तो ये कुछ मिस्टेक्स रही है हमारी। और अगर आपने 93,000 सोल्जर्स जो हैं, जो आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1971 के वॉर में जो आपने छोड़ दिए, जो भी पीस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के साथ, आप ये बताएं कि वो 93,000 को आप पाकिस्तान रेजिमेंट बना के भारत में रखते और पाकिस्तान को बैन करते अपनी अलग आर्मी रखने से, क्योंकि वही 93,000 जो छोड़े गए वो जाके फिर उन्होंने बलूचिस्तान में हंगामा किया। ये दूसरी बड़ी मिस्टेक कि आपने पाकिस्तान को अलाउ किया अपनी अलग से आर्मी रखने को वॉर जीतने के बावजूद। तो बड़ी सारी मिस्टेक रही है, जानबूझ के करी है या रही है, जो भी है, लेकिन अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें आगे चल के ये देखना होगा कि इतनी बड़ी गलतियां ना हो। दूसरा, हमें ये समझना है कि बांग्लादेश का इशू ये स्टार्ट कब से हुआ, कब से एक्सीलरेट हुआ। खैर, इंटरफियरेंस तो वेस्ट का हर एक कंट्री में रहता ही है, हमेशा से रहा है। इनफैक्ट हर कोई छोटे देश भी इंटरफियर करते हैं एक दूसरे के मैटर्स में, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हर एक कंट्री में। पर भाई, सबके साथ इतना बड़ा पर्स नहीं होता सबके पास डॉलर का जो इनके पास होता है, तो वो ज्यादा कर पाते हैं। दूसरा, कंट्रीज में जब सिस्टम आपकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई होती है, जब आपके लोग बिकने को तैयार होते हैं, तो और फिर डॉलर का पर्स तो बड़ा होता ही है। तो ये तीनों मिला के बहुत ज्यादा कुछ कर पाते हैं। तो यही इंटरफियरेंस बांग्लादेश में था तो सही, लेकिन बढ़ा कब, ये एक्सीलरेट तब हुआ। आई थिंक मैंने रशियन से भी पहले सितंबर 2023 के टॉक में, अराउंड G20 समिट के आसपास, जयपुर डायलॉग्स पे इसको लाइव मैंने वार्न किया था कि अगर आप कनाडा के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो यूएस आके बांग्लादेश को साबोटाज करेगा। तो ये मैंने क्यों डिराइव किया था, तो इसका बैकग्राउंड भी हमें पहले थोड़ा समझना है। ये मैंने इसलिए बताया था कि जब आप डी डॉलराइज्ड फाइनेंशियल रीसेट वाले मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो इसमें रीजनल पावर्स अपने रीजन को इंटीग्रेट करके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन
ये सब करेगा। तो हमें ये समझना है कि यूएस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। जब वेस्टर्न करेंसीज का वो परचेजिंग पावर नहीं रहेगा तो यूएस चाहेगा कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब कनाडा, मैक्सिको और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो वो नहीं चाहेगा कि वहां आके कोई इंटरफियर करे। सबसे बड़ी दुविधा फाइनेंशियल रीसेट के साथ ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 100 सालों में कि अमेरिका को अपना रोल समझ नहीं आ रहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या रोल रहेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि जब तक रोल नहीं समझ आएगा तो जितनी भी सामरिक शक्ति इकट्ठा हुई है उनके पास अभी तक डॉलर की रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से, चाहे वो डिफेंस हो, रिसर्च हो, स्पेस का टेक हो या सोशल मीडिया का बिग टेक हो, जो भी उनका पावर रहा है, जब परचेजिंग पावर करेंसी का उसको बैकअप नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम यह है कि नए वाले मल्टीपोलर वर्ल्ड में उनको क्या स्टेक मिलेगा। और जब मैं स्टेक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। ठीक, दूसरी दिक्कत यह है कि जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हो जहां पे बार बार कम से कम पिछले 40-50 साल से आपका स्टैंड ये रहा कि हम तो डेमोक्रेसी पुश करने हर जगह जाते हैं, हम तो इंटरफियर हर जगह इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा राइट्स मिले, एटलीस्ट दिखावा इस बात का किया गया। तो जब आपका स्टैंड ये रहता है और फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है और इकोनॉमिक स्टेक हर जगह चाहिए, तो फंडामेंटल प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है अमेरिकन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेक लेने के लिए जो नेगोशिएशन करने हैं रीजनल पावर्स के साथ, मतलब रशिया, चाइना, भारत, बड़े रीजनल पावर्स, इनके साथ जो नेगोशिएशन करना है, वो नेगोशिएशन जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो नहीं चाहता कि रशिया, चाइना और भारत किसी और देशों के साथ डील्स को स्पीड अप करें। ये दिक्कत है। तो जैसे ही आपने देखा कि एंग्लोस्फीयर के 3 बड़े एलाइज जो उनके हैं, सबसे पहले है यूके, दूसरा है कनाडा और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों जो उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, उसके अंदर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। नेगोशिएशन शुरू हो गए यूके के साथ और कनाडा के साथ भी। यूके के साथ जितनी भी बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट होने की कगार पर आया, तब कुछ ना कुछ इंटरफियरेंस यूके में होके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साबोटाज करवाया गया। सबसे पहले बोरिस जॉनसन थे, तो उनकी डेलीगेशन में से किसी ने भारत और रशिया के रिलेशंस पे कमेंट कर दी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन गिर गया, बोरिस जॉनसन गए। उसके बाद लीज ट्रस आई, लीज ट्रस आते ही बीबीसी पे मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री बन गई, वापस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गिर गया और लीज ट्रस्ट की विकेट गई। फिर ऋषि सुनक आए, वापस कुछ ना कुछ बांग्लादेश में और कनाडा में जो खालिस्तान वाला इशू हुआ, वापस इंटरफियरेंस हुआ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिले करवाया गया, ऋषि सुनक की भी गई विकेट। तो जो उनके 3 मेन एलाइज हैं, उनके साथ अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे तो वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत साफ शब्द में यही है। तो आपने जाके कनाडा में जाके, कनाडा के पास अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो यूएस बेस्ड कंपनीज कैप्चर करना चाहेंगी, तो वहां जाके आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस करना शुरू कर दिए। उसी के चलते प्रॉब्लम हुई और उसके बाद आपने जिस प्रकार से अननोन गनमैन ने जो कुछ भी किया खालिस्तानियों के ऊपर, उससे भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके बाद उन्होंने हसीना गवर्नमेंट को और ज्यादा इंटरफियरेंस और परेशान करना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया कि अच्छा खासा इंटरफियरेंस शुरू कर दिया था। प्लानिंग तो पहले से थी, ऐसा नहीं था कि मोहम्मद यूनुस कोई अभी कोई लेटेस्ट पर्सनालिटी है या अभी कुछ फिगर आउट हुए हैं, नहीं, इनका जो डीप स्टेट का प्लानिंग चलता है थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो हर एक कंट्री में अगर किसी को कोई चीज का अवार्ड मिल रहा है तो वो ऐसे ही नहीं मिल रहा, अगर वेस्ट से इनवाइट मिल रहा है तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। अभी अभी हमने लेटेस्ट देखा था एक यूट्यूबर को, प्रोमिनेंट यूट्यूबर, लेफ्टिस्ट या सेंट्रिस्ट जो भी बोलो, उसको यूएस एम्बेसी उसका फोटो लगा के इनवाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। तो जब कभी वेस्ट में कुछ अवार्ड मिलता है या इनवाइट मिलता है तो आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट। तो दिक्कत ये है कि उन्हें सब में इंटरफियर करना है लेकिन कोई उनका रिव्यू या असेसमेंट नहीं कर सकता। और हमारे एक्सपर्ट्स को तो फटी पड़ी रहती है अगर वेस्ट के ऊपर कुछ रिव्यू करने को बोलो। वो चाइना के ऊपर रिव्यू करना है तो शी जिनपिंग को मार डालेंगे, फिर जिंदा करके हार्ट अटैक दिलवाएंगे, फिर हार्ट अटैक कैंसिल करके फ्रैक्चर भी दिलवाएंगे। लेकिन वेस्ट के ऊपर कुछ रिव्यू करने को बोलो तो वो उनसे नहीं होता। ठीक, तो दिक्कत ये है कि हमारे एक्सपर्ट्स भी पूरे इन्फ्लुएंस रहते हैं
हैं वेस्टर्न टेम्पलेट से। अब बांग्लादेश में जो इंटरफेरेंस शुरू हुआ स्टार्टिंग में, आप जानते ही हैं कि इनका जो 2-3 मेथड है, एक होता है कॉवर्ट मेथड होता है, एक ओवर्ट मेथड होता है। कोई भी रिजीम चेंज ऑपरेशंस का 2 मेथड होता है, एक कोवर्ट होता है, एक ओवर्ट होता है। ओवर्ट में ये होता है कि अभी आप मिलिट्री भेज रहे हो या कोएलिशन की मिलिट्री भेज रहे हो, जैसे नाटो भेजता है, और उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करते हो, अटैक करते हो, और फिर नया जो आपने सिलेक्ट किया होता है वो पपेट बिठाते हो। ये हो गया ओवर्ट रिजीम चेंज, जहां पे इराक में आपने किया, लिबिया में किया, ठीक है। अब दूसरा होता है कोवर्ट। कोवर्ट में ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है विक्टिम कंट्री में, और आप अपने डॉलर का पर्स खोल के या अवार्ड्स ये सब बांट के, फंडिंग बांट के, वेपनरी बांट के, सप्लाईज करके ये जो है आप शुरू कर देते हैं कि पिन प्रिक कर करके एक रेवोल्यूशन खड़ा करते हैं। और आप जानते हैं कोई भी रेवोल्यूशन में यंगस्टर्स तुरंत मिल जाते हैं एज यूजफुल इडियट्स, क्योंकि दिक्कत यह है, जो क्लासरूम मॉडल की दिक्कत है कि जो फायर पावर यंगस्टर्स का पैशन जो होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करने की ओर मोड़ना होता है, वो ये क्लासरूम मॉडल नहीं कर पाता। तो जितना भी एनर्जी होता है, जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका दुरुपयोग कर लेते हैं इन यंगस्टर्स का, ठीक, और हो जाता है। लेफ्टिस्ट तरीका भी यही है। तो यहाँ पे कम्युनिज्म कैपिटलिज्म दोनों एक पटल पे आ जाते हैं किसी को साबोटाज करने के लिए, तो यंगस्टर्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर ये कई टाइम से ये स्टेटमेंट्स तो आ ही रहे थे, साथ में वो जस्टिन ट्रूडो वाला जो हमारा खालिस्तान वाला इशू भी पैरेलल चल रहा था। तो आप सब जानते हैं कि खालिस्तान वाले इशू पे भारत ने जिस प्रकार का स्टैंड लिया, यूएस की 5 आइव्स के प्रेशर के बावजूद, ठीक, तो अच्छी खासी वेस्टर्न कंट्रीज को जो है झटका लगा है, और उसी के चलते उन्होंने बांग्लादेश को बहुत स्क्रू किया। अब शेख हसीना जो है, कभी कभी अगर आप उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनका जो स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, तो वो जयशंकर जी से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में यूएस और वेस्टर्न पावर्स को कंडेम कर चुके हैं। और दूसरा हमें ये समझना है, ये जो पूरा वाकया हुआ, इसमें सिर्फ मैं ही एक हूं जो बोल रहा है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं था, ठीक है, ना कोवर्ट था ना ओवर्ट था। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि भाई ये ओवर्ट भी क्यों नहीं था, क्योंकि ओवर्ट के एग्जांपल्स तो है, जैसे कलर रेवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ, अरब स्प्रिंग जो गल्फ में हुआ, ये कोवर्ट ऑपरेशंस थे रजीम चेंज के। लेकिन ये वाला इंसिडेंट जो है, ये क्यों रजीम चेंज नहीं है? ये इसीलिए रजीम चेंज नहीं है क्योंकि रजीम चेंज होने के लिए पर्सन खुद रिजाइन नहीं करता, लीडर खुद रिजाइन करके नहीं जाता। दूसरा, 100 से ज्यादा मिस्टेक्स मैं गिनवा दूं उस गवर्नमेंट की, जहां पे भारत ने बार बार उनको समझाया कि आप कुछ और बेनिफिट देके नेगोशिएट करके इसको क्लोज करा दें, लेकिन शी वॉज एडमेंट। अच्छा, फोर्सेस भी कब तक लोगों को मारेंगी? 300 से ज्यादा मार दिए गए फोर्सेस के द्वारा। फिर फोर्सेस ने भी समझाया कि भाई दिस इज नॉट वर्किंग। तो वो जो डिसीजन लिया गया, मेरे हिसाब से बड़ा वाइज डिसीजन था कि अभी जो है वहां से एग्जिट कर लें एंड लेट्स सी हाउ द सिचुएशन इवॉल्व्स, क्योंकि तब जाके पता भी लगेगा कि भाई जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका मोटिव क्या है। तो हसीना जी ने जितनी भी बात, अभी तो डायरेक्ट बात एक बार भी लाइव वीडियो पे तो नहीं आई, अभी भी सारे रिपोर्ट्स ही हैं, तो जितने भी रिपोर्ट्स भी हैं उसमें से भी जो बात निकल के आ रही है, जो मैं अग्री करता हूं जिसको, वो एक बात है आइलैंड वाली, कि यूएस को एक आइलैंड का बेस चाहिए था। इससे मैं 100% एग्री करता हूं इस बात से। इट इज अ करेक्ट हेडलाइन, ठीक। फिर हसीना जी ने एक खबर चलाई कि कहीं पे बांग्लादेश बॉर्डर के पास एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मंशा है। मैं इसको नहीं मानता एज एन ऑब्जेक्टिव। मैं इसको देखता हूं कि शायद वो एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। दूसरा कारण ये रजीम चेंज इसलिए भी नहीं है कि एक तो उन्होंने खुद रिजाइन किया, ना मिलिट्री ने बोला कि कोई रेजिग्नेशन का डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया है, वरना रेडिकल्स जो होते हैं वो ये डॉक्यूमेंट वायरल कर चुके होते अभी तक। हम अभी भी वेट करेंगे अगर निकलता है और वायरल होता है तो डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं है। तीसरा, मिलिट्री ने ये नहीं बोला कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और जो मोहम्मद यूनुस जो आए हैं अपनी जैसी भी टीम बना के रेडिकल वाली, उन्होंने भी ये नहीं बोला कि मैं इलेक्शन करवाना नहीं चाहता। तो रेजिम चेंज ऐसा नहीं होता सबसे पहले। दूसरा, जो एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने पहले ही दिन बता दिया था, वो ये है कि वो नहीं चाहती थी कि और लोग मरे और केओस हो, और फोर्सेस भी और लोगों को मारना नहीं चाहती थी। तो दैट इज व्हाई शी एग्जिटेड। अभी भी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो उन्होंने बताया भी है, शी विल गो बैक। और उनके सन ने भी ये तक बताया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इलेक्शंस में। तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। और जब कभी ऐसा, जो लोगों की भी ख्वाहिश है और लोगों को लगता है कि भाई बांग्लादेशी हिंदूज को हमें एब्जॉर्ब करना ही चाहिए, हमारा ड्यूटी बनता है, सिविलाइजेशनल ड्यूटी, तो जब कभी ऐसा मौका आएगा तो हो सकता है हसीना गवर्नमेंट
खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करे मिलिट्री एक्शन के लिए, और उसके बाद फिर वो एक्शन लेजिटिमेट भी हो जाता है। तो वो सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ जो बातें हुई कि भाई चिकन नेक का परमानेंट सॉल्यूशन उसके साथ हो सकता है, क्योंकि अगर हिंदूज आ रहे हैं तो साथ में एक पीस ऑफ ज्योग्राफी भी हमें चाहिए, वापस हम बेवकूफ नहीं बनने वाले जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ। तो दूसरी ये बात है। तीसरा हमें ये समझना है, बड़ा ही सरप्राइजिंग, रजीम चेंज अगर ये होता तो हसीना जी लैंड होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए करवाता। ये बात आप समझ लें, अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता तो ठीक, एमईए खुद करवाता प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हसीना जी बोलते जो उन्होंने बोलना था। अभी तक कुछ भी नहीं आया है, जिसका मतलब है वेट एंड वॉच की स्थिति है। दूसरा, अगर रजीम चेंज ऑपरेशन होता तो चाइना से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता। और तीसरा बड़ा प्रूफ कि ये रजीम चेंज नहीं था, वो रशिया जिन्होंने 8 से 10 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था ये बात कि ये कलर रिवॉल्यूशन कराना चाहता है यूएस, उस रशिया का 6 अगस्त को स्टेटमेंट आता है, ये बांग्लादेश का इंटरनल अफेयर है, ये रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। समझ आ रही है बात? अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता तो वो रशिया जो 8 से 10 महीने पहले प्रेडिक्ट कर चुका था, वो ये स्टैंड ना लेता कि इट्स एन इंटरनल अफेयर ऑफ बांग्लादेश। आगे बात समझ? अब इंटरफियरेंस तो हुआ है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, इट इज लाफेबल। सबको पता है उन्होंने करा, उन्होंने फंडिंग करा, उनका रोल इनडायरेक्ट रोल था। तो लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ जियो इकोनॉमिक्स हुआ है जो शायद कवर नहीं हुआ मीडिया में, या जो भी रीजन रहा। सबसे पहले तो हमारा इलेक्शन रिजल्ट आते ही नई गवर्नमेंट बनने के बाद जब हसीना जी विजिट करने आई तो उन्होंने ओवर स्टे किया है भारत में। यूजुअली वो इतने दिन भारत में रहती नहीं है जब भी उनका ऑफिशियल विजिट होता। तो अच्छी खासी मीटिंग्स हुई थी, मतलब शी वाज अवेयर के प्रॉब्लम में थी उनकी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के चलते। दूसरा, बाय मिड ऑफ जुलाई यूएई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था बांग्लादेशी वर्कर्स के ऊपर। तो इनडायरेक्ट प्रेशर ऑलरेडी दे दिया गया था, सिग्नलिंग कर दिया गया था कि यहां से हम वर्कर्स निकाल सकते हैं, वीजा देना बंद कर सकते हैं, जिसका इकोनॉमिक इंपैक्ट आता है बांग्लादेश के ऊपर। ठीक, तो ऑलरेडी वो प्रेशर बना के जो भी स्क्रिप्ट चली होगी, इतना तो मैं साफ बता सकता हूं, जो मुझे समझ आ रहा है जितना जियोपॉलिटिक्स, 5 अगस्त को हर एक कंट्री को पता था क्या होने वाला है। ये मेरी समझ है, क्योंकि मिड जुलाई के आसपास ही यूएई ने सारी एक्शन लेना शुरू कर दी थी। वीजा से लेके कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ के अंदर भी डाला उन्होंने जेल में। ठीक, दूसरा हमें समझना है कि एक टेक्सटाइल बिजनेस का एंगल है, एक सेक्शन ऑफ बिजनेस को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, एक सेक्शन को थोड़ा घाटा हुआ, माइनर। लेकिन जो ज्योग्राफी है बांग्लादेश की, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म का फैशन जो है वो कुछ ही दिन चलता है, और जब तक वो डॉलर वाले का मूड होता है और जब वो पर्स ओपन करना चाहे तब कुछ शायद आपको मिल भी जाए, लेकिन ज्योग्राफी ही आपकी हकीकत होती है। ठीक, तो बॉर्डर से अगर ट्रेड भारत बंद कर दे 1-2 वीक के लिए तो बांग्लादेश कंगाल देश बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि मिलिट्री एक्शन इज द ओनली ऑप्शन, राइट। दूसरा, हमें ये समझना है कि अदानी का जो पावर सप्लाई होता है बांग्लादेश में, उसमें छूट दे दी गई है कि भाई वही पावर अब आप भारत में डाइवर्ट कर सकते हो। तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाना तो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो एक जो मैं बताता हूं कि भाई बहुत जल्द आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया जो है वो मोहम्मद यूनुस के नाम से नोबेल लॉरेट वाला टाइटल हेडलाइन में से हटाना शुरू कर देंगे थोड़े टाइम में। जिस प्रकार की हरकतें अब आगे होने वाली है बांग्लादेश में, जिस प्रकार का केओस, तो ये मैथ तो इतना तो क्लियर समझ आ रहा है मुझे। दूसरा, यूएस का जो एम्बेसडर था जो इस सब में इन्वॉल्व था इंटरफियरेंस में, उसका 25 जुलाई को उसका एग्जिट आ गया। और एग्जिट होते होते जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया पर्सनली, लिखते हैं, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एंड ऑफ माई टेन्योर इन बांग्लादेश आई एक्सपेक्टेड। मतलब इस तरह से मुझे जाना पड़ेगा ये मैंने नहीं सोचा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का प्रेशर 5 अगस्त को हसीना जी आई है, लेकिन 25 जुलाई तक ही प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्होंने जाना पड़ा वहां से, यूएस एम्बेसडर। तो ऐसा नहीं है, रीजनल पावर होता है, और ऐसा नहीं है कि हर बार आप मिलिट्री एक्शन का यूज करोगे, जब जरूरत पड़ेगी तब वो भी हो जाना। लेकिन अच्छे खासे टूल्स होते हैं इन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए। और जिस प्रकार से भारत, रशिया और चाइना तीनों ने इसको रजीम चेंज नहीं बोला है, वो देखते हुए आप बोल सकते हो आराम से कि अच्छा खासा कोऑपरेशन तीनों के बीच बांग्लादेश के मामले में तो चल ही रहा है इंटरनली। ठीक, ये हो गया बांग्लादेश का इशू। जय श्री राम, जय हिंद।